हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11th के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में कुछ टर्म्स की थी, बेसिक टर्म, जो हमें इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। अब हम उनमें से एक टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक है ये हमारा, आप इसे फर्स्ट टॉपिक का नाम दे सकते हो, दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। मैंने आपको पार्टिकल्स के बारे में भी बताया था उस दिन की पार्टिकल्स एग्जैक्टली होते क्या है, और सेंटर ऑफ मास के बारे में भी मैंने आपको बताया था। आज हम उन्हीं को लेकर एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। हम इस टॉपिक में अब देखेंगे कि अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम फिजिक्स कर रहे हैं तो मुझे सेंटर ऑफ मासेस के फॉर्मूलाज ही, मतलब हर चीज के मुझे फॉर्मूलाज चाहिए, राइट। तो अब मैं सेंटर ऑफ मास का अगर मुझे फॉर्मूला चाहिए तो उसे निकालने से मुझे पहले स्टार्टिंग में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम क्या कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर करेंगे हमारे पास दो पार्टिकल जिनका नाम अलग अलग है, जिनके मासेस अलग अलग हैं, और वो ओरिजिन से भी अलग अलग डिस्टेंस पर पड़े हुए हैं। ठीक है, आइए चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं अभी दो मासेस को कंसिडर करूंगी, ठीक है, दो पार्टिकल्स को कंसिडर करूंगी, जिनका एक का नाम होगा पार्टिकल 1 और दूसरे का नाम होगा पार्टिकल 2। ओके, कंसिडर टू पार्टिकल्स, ओके, जिसका नाम है पार्टिकल P1 एंड पार्टिकल P2। ठीक है, दोनों के मासेस भी अलग हैं। ठीक है, हैविंग masses m1 and m2। ठीक है, masses m1 and m2 ये पड़े कहां है, मैं आपको एक डायग्राम बना के यहां पर बता देती हूँ। देखो, मैं दो एक्सिस के अकॉर्डिंगली एक डायग्राम बनाऊंगी। ठीक है, ये मेरे पास x एक्सिस है और ये मेरे पास y एक्सिस है। ठीक है, अब इस x और y एक्सिस में मेरे पास दो पार्टिकल्स पड़े हैं। कौन से? एक मेरे पास यहां पार्टिकल पड़ा है P1, ठीक है, जिसका मास मैंने m1 कंसिडर किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास दूसरा पार्टिकल यहां पड़ा है जिसका मास मैंने क्या कंसिडर किया है, m2। ठीक है, जिसका मास मैंने क्या कंसिडर किया है, पार्टिकल 2, और इसका मास है मेरे पास m2। ठीक है, और ये मेरे पास ओरिजिन है। ये ओरिजिन से अब आप देखो कि ये डिस्टेंस है ना, ये भी हम कंसिडर करेंगे, दैट इज r1। ठीक है, और इसे मैं कंसिडर कर रही हूं r2। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ठीक है, टॉपिक का नाम है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। अब सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि वो पॉइंट या वो प्लेस जहां पर कुछ पार्टिकल्स का जो मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि सारा का सारा मास वहीं पर एक्ट कर रहा है, वहीं पर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स का भार जो है वो वहीं पर एक्ट कर रहा है, वहीं पर पड़ रहा है। अगर मैं यहां खड़ी हूं तो मेरा सेंटर ऑफ मास ये सेंटर में होगा, नीचे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरी सारी बॉडी का वेट यहीं पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अब इन दोनों का मास कहां, सेंटर ऑफ मतलब सेंटर में ही कंसिडर मतलब एक्ट कर रहा होगा। सेंटर हमारा ये है। ठीक है, सेंटर हमारा ये है। ठीक है, तो इसे हम क्या कंसिडर करेंगे, कैपिटल RCM। ठीक है, रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अगर मैं ये चीज ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, आई होप आपको ये तो सब समझ में आ गया हो। ठीक है, कि हमारे पास दो एक्सिस हैं, दो एक्सिस में हमारे पास मासेस पड़े हैं। ठीक है, मासेस में हमारे पास कुछ चीजें हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या लिखूंगी, अब मुझे ना पोजीशन वेक्टर, इसे मैं C ले लेती हूँ। ठीक है, अब मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना है इन दोनों पार्टिकल्स का। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, पोजीशन वेक्टर, ओके, ऑफ दीज टू पार्टिकल्स। ठीक है, ऑफ दीज टू पार्टिकल्स। अब वो मैं क्या लिखूंगी, अब मैं पोजीशन वेक्टर लिखूंगी। ठीक है, इन दो पार्टिकल्स का। अब वो पार्टिकल्स का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, मैं कैसे कंसिडर करूंगी, इसे मैंने ये लिखा है ना, रिजल्टेंट वेक्टर, यही लिखा जाएगा। ठीक है, RCM, ठीक है,
विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, m1 r1 के प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस प्लस m2 r2 के डिवाइड किससे करेंगे, m1 प्लस m2। ठीक है, ये आ गया हमारा सेंटर ऑफ मास, सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ दीज टू पार्टिकल्स। ठीक है, ये आपको आई होप यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, देखो अब ये जो हमारी इक्वेशन है, ये जो मैं अभी लिखकर हटी हूं, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है एवरेज ऑफ मासेस और पोजीशन का प्रोडक्ट, राइट, हमें बता रहा है ना एवरेज ऑफ मासेस और पोजीशन का मतलब जो प्रोडक्ट है, राइट। अब ये चीजें हमें बहुत जरूरी है पता होनी कि हमें ये क्या बता रहा है और हम इन चीजों को लिख भी कैसे सकते हैं। आपको पता है मैं इन चीज इसको फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज भी कर सकती हूं। ठीक है, वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज, ठीक है, वो मैं कैसे लिख सकती हूं, आर, सॉरी, ठीक है, क्या लिख सकती हूं मैं, m1 प्लस m2, ठीक है, आर सी एम विच इज इक्वल टू m1 r1, ओके, प्लस m2 r2। ठीक है, लिख सकती हूं मैं ऐसे m1 r1 प्लस m2 r2। ओके, अब देखो ये लिख लिया मैंने। अब आपको पता है आगे अगर मैं बात करूं आपसे, देखो ये मैंने लिख लिया। अब ये भी अगर मैं बोलूं कि मेरे पास दोनों मासेस जो है, अगर मैं मान लूं कि ये मेरे पास जो दोनों मासेस है m1 एंड m2 उनका सेम मास है, दैट इज m। अगर मैं कंसिडर कर लूं इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा इस इक्वेशन में, अरे सॉरी इस इक्वेशन में अगर हम बात कर लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास सिर्फ r1 प्लस r2 ही बच जाएगा और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। देखो कैसे, देखो अगर मैं इसमें इसकी बात कर रही हूं, वहां पर नहीं, वो भी हमने इसी को रीअरेंज करके बनाई थी, तो ये हमारी बेसिकली जनरल इक्वेशन है, तो हम इसी को यूज करेंगे। ठीक है, चलो यहां पर देखो अगर मैं क्या लिखूं, आर सी एम, ठीक है, मेरे पास m1 r1, मैंने बोला कि m1 और m1 सॉरी m1 और m2 मेरे पास दोनों वो है, तो m1 r1 आ गया प्लस m r2 आ गया डिवाइड बाय m प्लस m। ठीक है, यहां से ऊपर से मैंने कॉमन लिया r1 प्लस r2, राइट, और ये क्या है मेरे पास नीचे 2m r c m, ठीक है, m m, तो क्या है मेरे पास, ओके, ये आ गया मेरे पास एक और इक्वेशन या आप कह सकते हो एक और फॉर्मूला। ठीक है जी, आ गया आपको समझ में। ठीक है, आई होप आपको यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, चलो अब आपको पता है कि इन फॉर्मूलाज को यूज करके हम और भी बहुत सारे जो कह सकते हो कि आप और भी बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज निकाल सकते हो, बट आप बोलोगे कि कैसे। अगर आपके पास, यहां तो मैंने बात की है टू पार्टिकल्स की, राइट, मैंने टू पार्टिकल्स की बात की। अगर आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, ठीक है, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो तो हम इसी चीज से ऐसे ही कुछ डायग्राम्स बना के n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। चाहे आपके पास थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल्स हो तब भी हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। अगर आपके पास 10 पार्टिकल है तब भी निकाला जा सकता है, 2 पार्टिकल्स है तब भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम सेंटर ऑफ मास ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए डिस्कस करेंगे। ओके, बाय द टाइम डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी क्लास 11th में है या क्लास 12th में भी हैं, प्लीज उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगी आपके डाउट्स को लेने का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।